YouTube अर्निंग्स किस तरीके से काम करती हैं, ये समझने के लिए हमें दो क्रिएटर्स की अर्निंग्स को कंपेयर करना होगा। एक हमारे देश के भुवन बाम और एक दुनिया के दूसरे कोने से अमेरिकन ब्लॉगर केसी नाइस्टैट। हमारी रिसर्च और एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग भुवन बाम को हर 1 मिलियन व्यूज के लिए करीब $300, जबकि केसी नाइस्टैट को सेम अमाउंट ऑफ व्यूज के लिए करीब $3000 मिलते हैं। इन अर्निंग्स के बीच करीब 10 गुना का डिफरेंस है। आप खुद सोचिए, अगर दोनों के ही चैनल्स पर अराउंड 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और दोनों की ही वीडियोस को आज तक 3 बिलियन टाइम से भी ज़्यादा बार देखा जा चुका है और दोनों ही अपनी ऑडियंसेस के बीच में इक्वली बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, तो फिर इनकी अर्निंग्स के बीच 10 गुना का डिफरेंस क्यों? The maximum amount of money I made in a month is like 15x. कुछ एल्गोरिथम इतना अजीब है। दबा के पैसा कमा रहे हैं। 6 figures, like hundreds of thousands of dollars. I just made $3 million in 3 days. 7 zeros तब जाके 3 लाख। How much money can a YouTuber make? केसी नाइस्टैट की वीडियोस को देखने वाले ज़्यादातर लोग अमेरिका से होते हैं, जबकि बीबी की वाइन्स की वीडियोस को देखने वाले ज़्यादातर लोग इंडिया से। अमेरिकन व्यूअर्स इन एड्स के साथ ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करते हैं, जिससे इन कंपनीज़ को अमेरिकन व्यूअर्स के साथ ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जबकि इंडियन व्यूअर्स इन एड्स के साथ कम रिएक्ट करते हैं, जिससे इन कंपनीज़ को इंडियन व्यूअर्स के साथ कंपैरेटिवली बहुत कम प्रॉफिट होता है। इंडियन व्यूअर्स का इन एड्स के साथ कम रिएक्ट करने का बेसिक रीज़न ये है कि इंडियंस के पास अमेरिकन्स के मुकाबले काफ़ी कम परचेजिंग पावर होती है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर परचेजिंग पावर होती क्या है। खैर, मैं कोई इकोनॉमिक्स प्रोफेसर तो नहीं, बट लेट मी एक्सप्लेन। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, एक अमेरिकन की एवरेज एनुअल इनकम होती है करीब $65,000, जबकि एक इंडियन की एवरेज एनुअल इनकम होती है सिर्फ $7,000। अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करने के बाद आपके हिसाब से इन दोनों में से खर्च करने के लिए किसके पास ज़्यादा पैसे बचते होंगे? ऑब्वियसली एक अमेरिकन के पास। तो एक अमेरिकन इंडिविजुअल अपने इन एक्स्ट्रा पैसों की वजह से यूट्यूब एड्स के साथ रिएक्ट करके अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, जिससे उस एड दिखाने वाली कंपनी के लिए एक अमेरिकन इंडिविजुअल एक इंडियन इंडिविजुअल से ज्यादा वैल्यूएबल कस्टमर होगा। और इसी के चलते कंपनीज अमेरिकन को टारगेट करने के लिए अपने एडवर्टीजमेंट्स पर ज्यादा पैसे खर्च करेंगी, क्योंकि वहां से उन्हें ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। इन दी एंड इट्स सिंपल बिजनेस फॉर दीज कंपनीज, और इसीलिए यूएस में जो एड्स आते हैं उनकी कॉस्ट इंडियन एड्स के करीब 10 गुना ज़्यादा होती है। और इसीलिए भुवन बाम को 1 मिलियन व्यूज़ के लिए $300 और केसी नाइस्टैट को सेम अमाउंट ऑफ व्यूज़ के लिए $3000 मिलते हैं। ब्रांड्स अपनी एडवर्टाइजिंग में चाहती हैं कि वो खुद के और कंज्यूमर के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर पाएं, और इसी वजह से कंपनी जैसे कि कॉम्प्लान एक माँ और अपने बेटे की हाइट के कंसर्न को लेकर एड्स बनाती है, और ये एड्स बहुत सक्सेसफुली काम भी करते हैं। इसे इमोशनल एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन में ये कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर का कोई इमोशन ट्रिगर करा जाए, ताकि आगे चलकर वो कंज्यूमर अपने इस ट्रिगर को सेटिस्फाई करने के लिए एक्ट करे और फिर शायद वो उस प्रोडक्ट को खरीद भी ले। इसी तरीके से यूट्यूब पर जब कोई व्यूअर किसी कंटेंट क्रिएटर की वीडियोस को रेगुलरली देखता है, तो उस व्यूअर के अंदर उस यूट्यूबर के लिए एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी क्रिएटर को उसकी डेली लाइफ व्लॉग करते हुए देखते हैं, उसका उठना, नहाना, खाना, पीना, एवरीथिंग, तो हम एक तरह से उसकी ज़िंदगी उसके साथ शेयर कर रहे होते हैं। ऐसे में इट्स वेरी नेचुरल कि हमारे अंदर उसके लिए एक इमोशनल कनेक्शन और सेंस ऑफ ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, जो इवेंचुअली होता भी है। इसी टाइम पर इस पिक्चर में ब्रांड्स आते हैं और वो देखते हैं कि किस कंटेंट क्रिएटर का अपनी ऑडियंस के साथ सबसे ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन और सेंस ऑफ ट्रस्ट बिल्ट है। इन शॉर्ट, किसकी ऑडियंस कितनी ज़्यादा लॉयल है। ब्रांड्स फिर उस क्रिएटर को रीच आउट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं विद अ वन टाइम फी, जिसके बाद वो क्रिएटर अपनी वीडियोस में हैप्पीली इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट करता है। इससे ब्रांड्स और क्रिएटर्स दोनों का ही फायदा होता है। ब्रांड्स इन इंटीग्रेशंस के लिए बहुत बड़ी अमाउंट पे करती हैं। इनफैक्ट हमारे देश के बड़े क्रिएटर्स गेट पेड अप टू 20 लाख रुपीज़ जस्ट फॉर अ वीडियो। और अगर तुम्हें लगता है कि अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है, कंसिडरिंग द मैसिव अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस जो इन बड़े क्रिएटर्स का होता है। अगर हम ग्लोबली बात करें तो डेविड डोब्रिक, जिनके करीब 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने खुद एक पॉडकास्ट में रिवील करा था कि वो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो के लिए करीब $100,000 से ज़्यादा की फीस चार्ज करते हैं। ग्लोबली स्पॉन्सर ज़्यादा पे इसलिए भी करते हैं क्योंकि जिस ऑडियंस को टारगेट करके वीडियोस बनाई गई होती हैं, उस ऑडियंस की परचेजिंग पावर इंडियन ऑडियंस से काफ़ी ज़्यादा होती है। इंडिया में भी धीरे धीरे ब्रांड्स इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़ का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और वो किस तरह से उनके इस इन्फ्लुएंस को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकती हैं। और इसी वजह से कंपनी जैसे कि मीवी और मामाअर्थ
अपने एडवर्टाइजिंग बजट का एक बहुत बड़ा चंक यूट्यूबर्स पर स्पेंड कर रही हैं। ऑडियंस भी डायरेक्टली अपने फेवरेट क्रिएटर्स को 3 तरह से सपोर्ट कर सकती है, बाय डोनेशंस, बाय मर्चेंडाइज और बाय मेंबरशिप प्रोग्राम्स। थैंक्स टू द गेमिंग कम्युनिटी, इंडिया में डोनेशंस या फिर सुपर चैट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं। ऑडियंस डायरेक्टली अपने फेवरेट क्रिएटर्स को मनचाही अमाउंट डोनेट कर सकती हैं, जिसका कुछ हिस्सा यूट्यूब को जाता है और बाकी डायरेक्टली क्रिएटर को। दिस इज स्ट्रिक्टली इन माई ओपिनियन। मर्चेंडाइज बिजनेस को अब तक इंडिया में कोई भी क्रिएटर प्रॉफिटेबली फिगर आउट नहीं कर पाया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्लोबली जहाँ डेविड डोब्रिक और लोगन पॉल जैसे कई क्रिएटर्स अपनी मर्चेंडाइज के अराउंड एक बहुत बड़ी कम्युनिटी फॉर्म कर चुके हैं जो उनकी मर्चेंडाइज से वेल इन्फॉर्म्ड रहती है और नए ड्रॉप्स के लिए एक्साइटेड रहती है। वहीं इंडिया में अभी तक कोई भी क्रिएटर ऐसा प्रॉफिटेबली नहीं कर पाया है। वैसे तो इंडिया में भी भुवन बाम और मुंबई कर निखिल अपनी मर्चेंडाइज वेबसाइट्स बहुत पहले लॉन्च कर चुके हैं, बट एज अ रेगुलर व्यूअर मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी बड़ी इन क्रिएटर्स की फ़ैन फॉलोइंग है उस हिसाब से इनके मर्चेंडाइज बिजनेस मॉडल सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से एक है इंडियन क्रिएटर्स की वेबसाइट्स पर जो टी शर्ट्स लिस्टेड हैं उनकी एवरेज कॉस्ट है अराउंड 700 रुपीज़, दैट इज़ अराउंड $10, जबकि डेविड डोब्रिक और लोगन पॉल की वेबसाइट्स पर जो टी शर्ट्स लिस्टेड हैं उनकी एवरेज कॉस्ट है अराउंड $30। आई अंडरस्टैंड कि इंडिया के मुकाबले यूएसए में टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करना थोड़ा महंगा है, बट स्टिल इनके पास इतना ज़्यादा रूम फॉर प्रॉफिट होता है कि ये खुद को सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपनी मर्च के डिज़ाइंस और क्वालिटी को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ऑल्दो आई एम स्टिल वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले कुछ सालों में इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में और भी ज़्यादा मर्चेंडाइज ऑप्शंस होंगे। यूट्यूबर्स के हर साल कुछ ऐसे महीने होते हैं जब उनकी वीडियोस को बहुत ज़्यादा देखा जाता है और इसी वजह से उन महीनों में उनकी अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छी होती है, पर साथ ही में कुछ ऐसे महीने भी होते हैं जब उनकी व्यूअरशिप और अर्निंग्स कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो जाती हैं। इस अनस्टेबल अर्निंग मॉडल को बदलने के लिए ही मेंबरशिप प्रोग्राम्स को लाया गया, ताकि एक क्रिएटर अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल से दूर होकर अपने कंटेंट क्रिएशन पर फोकस कर सके। मेंबरशिप प्रोग्राम्स आर सिंपल। आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स को एक मंथली फीस पे करते हैं, जिसके बाद उस क्रिएटर की तरफ से आपको मेंबर्स एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस मिलता है और इससे आप उस क्रिएटर को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ सपोर्ट भी करते हैं। इंटरनेशनली सबसे पहले मेंबरशिप प्रोग्राम्स पेट्रियन ने लॉन्च करे थे, जिसके बाद यूट्यूब भी अब अपना मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो यूएस बेस्ड पॉडकास्ट TMG के होस्ट कोडी को और नोएल मिलर ने जब अपना मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च करा था तो उनके 8 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर्स में से 16,000 लोग उनके पेट्रियन अकाउंट पर जाकर उनके मेंबर्स बने, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा उनका पेट्रियन अकाउंट इतना ज़्यादा एक्सप्लोड हुआ कि आज उन्हें सिर्फ अपने पेट्रियन अकाउंट से ही हर महीने करीब $80,000 यानी कि 58 लाख रुपीज़ मिलते हैं। कई इंडियन क्रिएटर्स जैसे कि ध्रुव राठी भी अपना मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर चुके हैं, जहां पर उनके करीब 500 पेट्रियन मेंबर्स हैं जो उन्हें हर महीने $3,000 के साथ सपोर्ट करते हैं। ये अमाउंट है तो काफ़ी अच्छी, पर कहीं ना कहीं ध्रुव राठी के इन्फ्लुएंस के मुकाबले काफ़ी कम है, और इसीलिए हमारे देश में अभी भी मेंबरशिप प्रोग्राम्स को लेकर अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने फेवरेट क्रिएटर्स की मुश्किल समय में फाइनेंशियली हेल्प कर सकें। इट्स सेफ टू से कि हमारे देश में क्रिएटर्स अच्छे पैसे कमा रहे हैं। एट द सेम टाइम हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि पैसा वो चीज़ नहीं है जो इनकी आर्ट को फ्यूल करती है, बल्कि जो चीज़ इनकी आर्ट को फ्यूल करती है वो है इनके अंदर की बर्निंग डिज़ायर टू प्रोड्यूस न्यू कंटेंट एंड इन अ वे एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू व्हाट दे क्रिएट।